किस तरह से आपके साथ ठगी हुई थी? सर ठगी ऐसी हुई कि 1 तारीख को दोपहर को मेरे को फ़ोन आया था एटीएस से बोला, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड से। आपके नाम पे कोई एक वारंट निकला है, गिरफ्तारी वारंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से प्रॉपर्टी सीज करने का भी हमें आदेश प्राप्त हुआ। वो भी मैं दे रहा हूँ, वो भी आप पढ़ लीजिए। कौन कौन से बैंक में उनने सब पूछा, घर से ये बैंक की दूरी कितनी है, घर से ये बैंक की कितनी दूरी है, कितना देर आपको जाने में लगती है, कितना देर। तो बोले मैं अपने अधिकारी से बात कराता हूँ सवेरे करके, बहुत खतरनाक है, आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे, समझ लीजिए इस कान की खबर इस कान को भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे कर इतने बुरे तरीके से डरा धमका दिया। पापा के थ्रू उसमें आरटीजीएस किया गया 4 तारीख को 6,50,000 रुपये। हमने कुछ स्टेटमेंट्स कुछ अरेंज करके उसके कुछ क्लिपिंग्स निकलवाई हैं। हमारे देश में डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन किसी न किसी बुजुर्ग को डराकर धमकाकर डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है और उनकी जमा पूंजी, जो गाढ़ी कमाई है, जो उन्होंने पाई जोड़ के रखी है, उसे फ्रॉडस्टर्स अपने खाते में गलत तरह से ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। लेकिन ये सिलसिला आखिर थम क्यों नहीं रहा है, इसकी जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूँ एक ताज़ा मामले के साथ। आप जानते हैं कि जबलपुर में 76 वर्षीय एक बुज़ुर्ग है, सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी है, अविनाश चंद्र दीवान। उन्हें 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया और उनसे फ्रॉडस्टर्स ने 32 लाख रुपयों की राशि ठग ली। और आखिरी कॉल फ्रॉडस्टर्स ने करते हुए ये कहा कि उनका काम हो गया है, वो चाहे जहां शिकायत करें, जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लें, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो आखिर ये फ्रॉडस्टर्स को कॉन्फिडेंट कैसे आ रहा है, आखिर क्या वजह है, आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। और इस वक्त मैं हूं अविनाश चंद्र दीवान साहब के साथ, जो कि पीड़ित हैं इस मामले पर, उनके परिवार में मौजूद हूं और उनसे मैं बातचीत करूंगा। और ये पुलिस की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की कितनी बड़ी लापरवाही, ये हम बताने जा रहे हैं। दरअसल जिन खातों में ये राशि ट्रांसफ़र करवाई गई, वो खाते अभी भी ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक उन अकाउंट के होल्डर्स को, ऑपरेटर्स को पकड़ा नहीं है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है वो ये बता रही है कि एक बड़ी लूप होल इस मामले में इन्वेस्टिगेशन में अब तक हुआ है। सबसे पहले मैं अविनाश चंद्र दीवान साहब से मैं बातचीत कर लेता हूँ। सर, संक्षेप में अगर हम आपसे बताएं तो बातचीत करें, तो किस तरह से आपके साथ ठगी हुई थी, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। सर ठगी ऐसी हुई कि 1 तारीख को दोपहर को मेरे को फ़ोन आया था कि मैं इसका एंटी स्क्वाड यहाँ से बोल रहा हूँ, आप एटीएस से बोला, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड से। आपके नाम पे कोई एक वारंट निकला है, गिरफ्तारी वारंट। तो मैंने कहा काहे का निकला है? बोले कोई अफजल करके कोई पकड़ा गया है, उसके पास से 7 करोड़ रुपए की राशि वसूल हुई है। इसमें से जब तहकीकात की गई तो उसने कोर्ट में बयान दिया कि इसमें जो बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए जो यूज़ किया गया वो आपकी आईडी यूज़ की गई है। तो आप, मैं नंबर बता रहा हूँ, आप बताइए। अविनाश चंद्र दीवान और मेरा आधार कार्ड नंबर बताया। बोले यही है। मैंने कहा यही है। तो बोले इसमें आप पकड़ गए, इसमें मालूम आपको क्या सज़ा होती है? फिर उनने मुझे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लेटर जो है पूरा वो दिया, अरेस्ट वारंट। बोले ये आप पढ़ लीजिए, मैं 15 मिनट बाद आपसे बात करूंगा। 15 मिनट के बाद में फिर उन्होंने कहा कि आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से प्रॉपर्टी सीज करने का भी हमें आदेश प्राप्त हुआ, वो भी मैं दे रहा हूँ, वो भी आप पढ़ लीजिए। जबकि आरबीआई ऐसा कोई आदेश जारी नहीं करता। वो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रखे हैं, उसमें बाकायदा उनके सील लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है, और रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्ट उसकी सिग्नेचर भी हैं। सब करने के बाद मैं भी देख कर डर गया, मुझे उसमें ओरिजिनलिटी समझ में आई। इसके बाद में फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप लोग कितने लोग यहाँ रहते हैं? मैंने कहा 2 रहते हैं। कहाँ सर्विस करते थे? मैंने पूरा बताया। एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 74 में लगा था, 8 में रिटायर हुआ। मिसेस का मैंने बताया डिफेंस एम्प्लॉय रही हैं, 2012 में रिटायर हुई हैं। आपके अकाउंट कितने हैं, कौन कौन से बैंक में? उनने सब पूछा। घर से ये बैंक की दूरी कितनी है, घर से ये बैंक की कितनी दूरी है, कितना देर आपको जाने में लगती है, कितना देर, वो सब डिटेल पूछने के बाद में ठीक है। वो अब चूँकि ये एंटी टेररिस्ट स्क्वाड से मामला संबंधित है, आपकी जान को खतरा है, आपके बच्चे की जान का खतरा है, तो मुझे उस कमरे में अरेस्ट कर दिया। देखिए सामने का दरवाज़ा खुला, उसको पहले बंद कीजिए। वो दरवाज़ा मैंने ऐसे ही सिंपली उड़का दिया। तो बोले नहीं, इसकी चिटकनी लगाइए। बाजू में एक दरवाज़ा और दिख रहा है, वो उनने मुझसे बंद करा कर चिटकनी लगवाई, खिड़कियाँ बंद करा दिया। अब आप किसी से बात नहीं करेंगे। मैंने कहा हमारा और मिसेज़ का भी 5 दिन पहले एक्सीडेंट भी हुआ है। वो मिसेज़ शेल्बी हॉस्पिटल में एडमिट रही है, कल ही डिस्चार्ज होकर आई है। तो ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मैं नहीं जा सकता पूना। तो बोले मैं अपने अधिकारी से बात कराता हूँ सवेरे करके, बहुत ख़तरनाक है, आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे, समझ लीजिए इस कान की खबर इस कान को भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे कर इतने बुरे तरीके से डरा धमका दिया। और आप अपना मोबाइल ऑन कीजिए और चारों कमरे का पूरी पोजीशन दिखाइए, 360 डिग्री में कैमरा मेरे से घुमाया मोबाइल,
ऊपर सीलिंग दिखाई है, नीचे टॉप दिखाई है, सब देखने के बाद अब आपको किसी भी प्रकार का कोई फ़ोन आता है, आप हमारे पास कस्टडी में रहेंगे। 24 घंटे आपका मोबाइल ऑन रहना चाहिए। अगर कोई आता है या ऐसा कोई लगे आपको कि स्ट्रेंजर पर्सन है, तो आप हमें तत्काल खबर करेंगे सर। दूसरे दिन सवेरे उनने अपना वो कि अपनी ये पासबुक निकालिए, इसका अकाउंट बताइए, वहाँ जाइए, RTGS इस नाम से करिए, वो नाम से करिए, ये नाम से करिए। कितना राशि आपसे ट्रांसफ़र करवा? मेरा टोटल अभी तक 30,05,000 रुपये सारी डिटेल में दे चुका हूँ, थाने में सब कर दिया हूँ, जिसमें से 1 2 3 4 मेरे अकाउंट है, 1 अकाउंट मिसेस का है। 4 अकाउंट मतलब अकाउंट 2 ही थे, यूनियन बैंक और स्टेट बैंक में। टोटल ट्रांजैक्शन 4 है मेरे, और 1 मिसेस के नाम से है 5। ऐसा ट्रांजैक्शन करके 30,05,000, जबकि मिसेस के नाम पे FD थी, वो FD तोड़वाना था। मैंने कहा मैं उसको नहीं ले जा सकता हूँ। बोले भाई साहब देखिए, आपकी सारी प्रॉपर्टी जांच कर ली गई है 3 की, और तीनों सही पाई गई हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेटर भी क्लियरेंस का आ गया, वो भी मेरे पास में है। वो भी मैंने उनको दिखाया कि क्लियरेंस। तो आपको शाम को 4:30 बजे, चूँकि सैटरडे संडे कोर्ट बंद रहता है, तो आपको शाम को 4:30 बजे भी आपकी सारी संपत्ति, सारा कैश आपको रिफंड कर दिया जाएगा। इस तरह का झांसा दिया गया। तो हमने आपको मिलवाया अविनाश चंद्र दीवान जी से, जो पीड़ित हैं इस मामले के, और किस तरह से उन्हें डिजिटल अरेस्ट रखा गया, उनसे किस तरह से 30 लाख से ज़्यादा रुपयों की राशि फ्रॉडस्टर्स ने अपने खातों में अवैध तरीके से डरा धमका कर ट्रांसफ़र करवा ली। ये तरीका था, मॉडस ऑपरेंडी थी। लेकिन अब मैं वो मुद्दा बताने जा रहा हूं कि आखिर क्यों इस मामले पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पुलिस की लापरवाही है। आशीष दीवान साहब हैं, अविनाश जी के बेटे हैं, और जब पता चला कि उनके पिता के साथ ये फ्रॉड हुआ है, तो वो जबलपुर पहुंचे, और रायपुर में वो जॉब करते हैं, वहां से जबलपुर पहुंचे, और आपने अपने लेवल पर जो इन्वेस्टिगेशन किया है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। ज़रा बताइए क्या पाया? बिल्कुल चौंकाने वाला है। टोटल ट्रांजैक्शन 6 ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिसमें से 4 RTGS हैं, 2 थ्रू पेटीएम हुए हैं। जिसमें जो 4 RTGS किए हैं उसमें 3 हुए हैं सेविंग अकाउंट में, और 1 हुआ है करंट अकाउंट में। जो करंट अकाउंट है श्री जी डेकोर इलाहाबाद का, प्रयागराज का अकाउंट है, सिविल लाइंस ब्रांच का अकाउंट है। वो अकाउंट अभी भी एक्सेस हो रहा है। बंधन बैंक का अकाउंट है, जो हमने अपने लेवल पे पता किया, वो अकाउंट 25 नवंबर को खुला है, करंट अकाउंट है। पापा के थ्रू उसमें RTGS किया गया 4 तारीख को 6,50,000 रुपये। हमने कुछ स्टेटमेंट्स कुछ अरेंज करके उसके कुछ क्लिपिंग्स निकलवाई हैं। उसमें ये मिला कि पापा के जमा करने के बाद उसमें कुछ देर के बाद एक 15 लाख रुपए कहीं और किसी अकाउंट से आए हैं, जो कोई पंजाब के मोहन आनंद जी के थ्रू जमा किए गए। टोटल उसमें 21,80,000 का बैलेंस था उस टाइम पे। सेम टाइम पे जो श्री जी बालाजी, जो श्री जी डेकोर वाले थे, अकाउंट होल्डर थे, उन्होंने किसी अजय IT इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खाते पे 21,80,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। तो ये करंट अकाउंट होल्डर्स को पकड़ पाना क्या मुश्किल है? इनको क्यों नहीं पकड़ा जा सकता? इसमें तो मतलब डायरेक्ट पापा ने सीधे उनके अकाउंट में जमा किया पैसा, उसके अकाउंट में पैसा दिख रहा है, उसने पूरा आगे फॉरवर्ड किया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। तो आई डोंट थिंक सो कि इनको पकड़ पाना कोई बहुत बड़ा टास्क है या मुश्किल है। तो इस लापरवाही को किस तरह से देखते हैं आप लोग? क्या मांग कर रहे हैं अब इस मामले पर? किस तरह से आगे एक्शन? सर हम तो यही चाहेंगे कि हालांकि पुलिस इसमें और चाहे तो बहुत अच्छा एक हेल्प हैंड मिल सकता है, इसमें पूरे एक लिंक मिल सकता है, हमारा भी मिलेगा, और भी कुछ लोग जो भी जैसे 15 लाख किसी और का दिख रहा है, वो भी बेचारे पता नहीं कैसे जमा किया होगा उन्होंने भी, तो बहुत लोगों के पैसे मिल जाएंगे। एक बहुत बड़ा एक लिंक मिलेगा, बहुत बड़ा एक चैन पकड़ा जाएगा, और आगे के लिए भी चीज़ें अच्छी होंगी, सुधरेंगी। तो अगर पुलिस इस चीज़ को अगर मैटर बनाती है कि इलाहाबाद में किसी को अगर कुछ मैनेज करके अगर उस शॉप वाले कॉपी, वो शॉप अभी भी चालू दिख रही है, हम गूगल में सर्च करते हैं अगर, तो वो शॉप चालू है, ओपन दिखती है, उसके ट्रांजेक्शन्स एक्टिव हैं, अभी भी सब चीज़ें मैनेज हो रही हैं अभी भी। तो मुझे लगता है कि उसको तो होल्ड किया जा सकता है और पकड़ा जा सकता है, जिससे काफ़ी कुछ लिंक मिल जा सकता है। बेशक। तो ये श्रीजी डेकोर है, और इसका डिटेल जो है इस वक्त मैं भी एक्सेस कर पा रहा हूँ कि किस तरह से इस अकाउंट में, ये प्राइवेट एक फर्म है, फर्नीचर फर्म है प्रयागराज में, सिविल लाइंस में, एड्रेस भी साफ आ रहा है, और उस करेंट अकाउंट में यहाँ से अविनाश चंद्र दीवान जी के खाते से ट्रांसफ़र होता है, उसके खाते में क्रेडिट होता है, उसकी ओर से फिर अगला पेमेंट किया जाता है। तो अपने आप में क्रिस्टल क्लियर ये चीज़ें समझ में आती हैं कि यदि पुलिस थोड़ा सा भी कष्ट करे, विवेचना करे, अपनी जिम्मेदारी निभाए, इन्वेस्टिगेशन करे, तो आसानी से जाकर उस करंट अकाउंट होल्डर, उस फर्म के मालिक तक पहुंचा जा सकता है। न सिर्फ इस पैसे को, जो कि अविनाश चंद्र दीवान जी को डिजिटली अरेस्ट रख कर ठगा गया, उस पैसे की, उस राशि की रिकवरी की जा सकती है, बल्कि इस फ्रॉडस्टर्स की पूरी चेन को भी ब्रेक किया जा सकता है, ताकि न सिर्फ इन्हें न्याय मिले, बल्कि इनके जैसे तमाम लोग जिन्हें लगातार ठग डिजिटल अरेस्ट करके
ठगी का शिकार बना रहे हैं, इस सिलसिले को भी काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। देखना होगा कि पुलिस, जबलपुर पुलिस के अधिकारी इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। देखिए, एक तो आपके माध्यम से मैं जो हमारे शहर के सीनियर सिटीजन हैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि पुलिस जो है या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, सीबीआई, एटीएस, इस तरह की कोई भी एजेंसी फ़ोन के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से कभी भी ना कोई पूछताछ करती है, ना कोई नोटिस, सम्मन, वारंट भेजती है। तो इस तरह की बातों के छलावे में ना आए। हमने समय-समय पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, तो तत्काल पुलिस के संपर्क में आएँ। और जहाँ तक इस मामले का सवाल है, मदन महल के मामले का सवाल है, एक नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930। ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है। उस नंबर पे जैसे ही इनका जो भी पैसा ठगा गया है, उसकी कंप्लेंट या उसका ट्रांजैक्शन आईडी नोट कराया जाता है, तो ऑटोमेटेड प्रोसेस है जिसमें वो पैसा जितने भी खातों में गया है, वो सभी खाते स्वतः फ्रीज़ हो जाते हैं। और वो फ्रीज़ होने के बाद कितना पैसा उनका बचा है, कितना पैसा ठगों द्वारा निकाल लिया गया, ये सारी जानकारी जो है न सिर्फ पीड़ित के पास आती है बल्कि पुलिस के पास भी आती है और उसी आधार पे आगे विवेचना चलती है। तो इसीलिए 1930 चूँकि ऑटोमेटेड प्रोसेस है, तो उसमें वो जितने भी खाते हैं सब फ्रीज़ हो गए। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।